नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आईएसबीटी में नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में प्रकाश में आए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ में उनके द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रकाश में आया है, जिस पर पुलिस ने 5 अभियुक्तों धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र, रवि कुमार, राजपाल, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बस संख्या UK 07 PA 5299 को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम ने जांच कर बस से एविडेंस एकत्रित किए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब जिस बस में घटना को अंजाम दिया गया था, दुष्कर्म की घटना को, उस बस को भी अब कब्जे में लेकर के फॉरेंसिक की जो टीम है फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच चल रही है। जितने भी उसमें साक्ष्य मिलेंगे उनको एकत्रित करके उनकी जांच की जा रही है। अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल खबर कुछ दिन पुरानी है, जिसमें जब आईएसबीटी में एक बस के अंदर एक नाबालिग से 5 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया था, जिसमें 5 ड्राइवर थे और 2 कंडक्टर बताए जा रहे थे। आईएसबीटी देहरादून में एक मानसिक रूप से आंशिक विक्षिप्त 16 साल के नाबालिग किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आते ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राजकीय बालिका निकेतन किशोरी गृह पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी देहरादून अजय सिंह और जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ पीड़िता किशोरी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आयोग अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। प्रकरण की जानकारी के बाद से आपको बता दें कि महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में पुलिस ने चिन्हित सभी आरोपियों की पहचान पीड़िता से फोटो के माध्यम से कराई, जिसके बाद से घटना की जानकारी लेते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह को निर्देश दिए गए। तो आईएसबीटी में बस के अंदर नाबालिग से हुई दुष्कर्म की घटना के मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में पीड़िता से महिला आयोग के अध्यक्ष भी मिलने गई, उससे मुलाकात करके उनका हालचाल जाना और पीड़िता को आरोपियों की फोटो दिखा करके उनकी पहचान करवाई गई। और साथ में एसएसपी अजय सिंह को भी निर्देश दिए गए कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मामले की छानबीन होनी चाहिए। महिला आयोग के अध्यक्ष आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, पीड़िता से मुलाकात करने ये पहुंची। दरअसल बस के अंदर 5 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अब मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जैसे जानकारी मिली है कि आईएसबीटी देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून को और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप हो, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाथीबड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु की कामना की। राखी बांधने के बाद से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी बहनों को उपहार भेंट किए और मिष्ठान भी वितरित किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा सूत्र बंधवाकर उनकी रक्षा का वचन भी दिया और प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। ये त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं और त्योहार हमारी पहचान होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जूनियर डॉक्टर्स की और उत्तराखंड में
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोलकाता में नर्स के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की भयानक घटना पर पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। मंत्री रावत ने उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में आए दुष्कर्म के मामले पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री के इस बयान से राज्य में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। ये सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है और उसकी सीबीआई जांच की है। जितने डॉक्टर्स धरने पे बैठे या जिन्होंने भी आंदोलन किया है, हम भी उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं हम लोगों ने, और भारत सरकार ने तुरंत जो है उस पर एक्शन किया है और अब ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में 2 मामले देखिए, उत्तराखंड में तो ऐसा है कि कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है और मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ करेगा या नर्स के साथ करेगा या पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, तो हमने कड़े कानून बना रखे हैं, उनकी सजा जो है निश्चित रूप से मिलेगी। और कोलकाता के बाद उत्तराखंड के रुद्रपुर और देहरादून में हुई रेप की घटनाओं को लेकर के राज्य की बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि देवभूमि में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन से राज्य की राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई है, जिसमें सरकार की महिला सुरक्षा को लेकर जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर मोनिता देवनाथ के साथ कलकत्ता में बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। उसको यहाँ पे इतनी शर्मनाक घटना है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसी तरह की घटना उत्तराखंड में रुद्रपुर में जो है बहन तस्लीम के साथ हुई और देहरादून में ISBT पे भी जो है एक बहन के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इस तरह की ये घटना रुक नहीं रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार और जो हमारी उस प्रदेश की सरकार है वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। इन बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से 1 हफ्ता में सुनवाई करके खुलेआम फांसी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के
लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। शहर के प्रमुख शिवालयों जैसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर और शिवालिक नगर स्थित मंदिरों में भक्तों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर महादेव को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। मंदिर समितियों की ओर से सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं भक्तों ने पूरे मनोयोग से पूजा अर्चना की और अपने आराध्य से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। वहीं सभी मंदिरों को इस विशेष अवसर के लिए भव्य तरीके से सजाया गया है, जिससे भक्तों की आस्था और भी प्रबल हो गई है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को यज्ञोपवीत संस्कार की भी मान्यता है। पौराणिक समय में यज्ञोपवीत संस्कार इसी दिन से ही पहनाया जाता था और मंदिर में शिवालिक नगर में बहुत ही उत्साह के साथ यह त्योहार मनाया जाता है और व्यवस्था के लिए मंदिर समिति के 8-10 वॉलंटियरों की एक घंटे की जिम्मेवारी लगाई जाती है ताकि सभी लोग आराम से आके निसंकोच शिवलिंग पर अपने जल को चढ़ा सकें। तो मैं आज आया हूँ 4 बजे उठ गया था सुबह स्नान करके और फिर मैं सीधे मंदिर आ गया हूँ। मैंने यहाँ पे जल अर्पण करके और बेलपत्र चढ़ाया और भोले के शिवलिंग पे और बाकी मंदिर में सारे दर्शन किए। ये आखिरी सावन का आखिरी सोमवार है और इसके बाद आज पूर्णमासी भी है, रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो उसके बाद हम राखी बंधवाने बहन के यहाँ जाएंगे। यही है कि भोलेनाथ मतलब प्रसन्न होते हैं, जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मतलब मुख्य जल है, उसके बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं जहां पर रक्षाबंधन के मौके पर और सावन के अंतिम सोमवार के मौके पर भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ी। यहां पर भगवान को जल अर्पित करने लोग पहुंचे क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार आज है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ यहां पर देखने को मिली। मंदिरों को भी भव्य रूप से सजाया गया और जल चढ़ाते हुए लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए मंदिरों में पहुंचे हैं। जितने भी इलाके के मंदिर हैं सभी को भव्य तरीके से सजाया गया था और इस मौके पर तमाम सारे लोग पहुंचे हैं जो जलाभिषेक कर रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगाकर भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पारित होने के बाद ये विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए सरकार राज्यपाल का आभार जताती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए उनके
जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण उनको प्राप्त हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया है और विधेयक लाकर उसको पारित किया गया। 7 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के लिए उसको भेजा गया था महामहिम। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य अनुकारी क्षैतिज आरक्षण के अधिनियम पे जो महामहिम ने हस्ताक्षर किए हैं, निश्चित रूप में ये सभी राज्य अनुकारियों के संघर्ष का जो है जीत का परिणाम है, सबके संघर्ष का परिणाम है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हमारे संघर्ष के साथ इन्होंने समझा और पहल करी, और महामहिम को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी उस मातृ शक्ति को रक्षाबंधन का एक उपहार दिया है, जिनके संघर्ष और त्याग तपस्या बलिदान से इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई थी। लगातार हम पिछले 11 साल से इसके लिए संघर्ष थे और जिस प्रकार से ये सही समय पे अब ये परिणाम निकल के आया है, ये जो एक्ट निकल के आया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसमें जो है शासन प्रक्रिया अपने जो है शासनादेश जारी करे। और कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपति को संरक्षण दिए जाने और विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और 22 अगस्त को विशाल धरना प्रदर्शन करने के साथ ही ईडी कार्यालय के घेराव का ऐलान भी कर दिया है। इसके लिए आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कार्यक्रम की सफलता के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। देखिए, हिंडनबर्ग और जो अडानी का मामला आया है, सेबी में जो महाघोटाला सामने आया, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी और 22 तारीख को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी देहरादून में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। उसमें सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां जमा होंगे। और कोलकाता में लेडीज डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के विरोध में महिलाएं, बच्चे और जिम्मेदार लोगों ने जागरूक और आक्रोश रैली निकाली, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उत्तराखंड में हो रहे रेप, हत्या और छेड़छाड़ को रोकने के लिए जागरूक किया गया। और कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ रेप, हत्या करने वाले हत्यारों और बलात्कारियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग करते हुए पुतला फूंका गया। मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये लड़कियों के साथ हो रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस का ही वो है कि हमारे यहाँ ऑन द स्पॉट कोई भी जो वो नहीं रहता। जैसे आप निर्भया केस ही देख लीजिए, निर्भया केस को कितना टाइम हो गया था और उन्होंने दोषी भी करार दिए थे उन लोगों को कि हाँ वो दोषी है, पर फिर भी कब उनको वो मिला, जस्टिस मिला। 7 साल 4 महीने 3 दिन बाद सोचिए उस लड़की पे क्या बीत रही होगी जब वो स्वर्ग से देख रही होगी। हॉस्पिटल में तो चलो तभी भी भीड़ रहती है, पर कॉलेज वगैरह बहुत सुनसान रहते हैं। तो अगर ऐसी न्यूज आ रही है तो वो तो बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम घरों से निकल रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं तो वो तो हमारे सबसे सेफेस्ट प्लेस है। रोडवेज में भी हमें खतरा रहता है, पर फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही बुरा है। और अभी भी ऐसे कॉलेज जाने में सब लड़कियों को डर लगे कि हम कॉलेज जाके ये सब हमें सोचना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स में भी चिंता रहेगी। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जस्टिस मिलनी चाहिए। पता है हम लोग यहाँ पर क्यों है, हम भी एक लड़कियां हैं, हमें भी फर्क पड़ता है कि ऐसा हो रहा है करके। हम लोग जाते हैं जहाँ पर भी जाए, कहीं भी इन छिंदवाड़ा की बात कर रही हूँ मैं, कहीं भी हम जाते ना, चाहे मैं रात के अकेले चल जाऊंगी, ऐसा कोई नहीं दिखेगा जो पीछे मुड़ के ना देखे। अगर हम कुछ इतना लगा ले या कुछ इतना लगा ले, हमेशा लड़के पीछे मुड़ के देखते हैं। ये मेंटालिटी चेंज करनी है। लोगों को ये बताना है कि चाहे लड़कियां छोटे कपड़े लगाए चाहे बड़े कपड़े लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो लड़की 5 महीने की हो चाहे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महिलाओं के सामाजिक